हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताएंगे। भारत की दो टुक्के बाद भी हरकतों से बाज नहीं आया चाइना। फिर एक बार अरुणाचल प्रदेश पर कर दिया खोखला दावा, कहा हम नहीं देते अरुणाचल प्रदेश को मान्यता। जी हाँ, बताएंगे कैसे जयशंकर जी के बयान पर जवाब दिया है चाइना ने। आखिर क्या चाहता है चाइना, सारी जानकारियां बताएंगे। साथ ही साथ मोदी सरकार ने लागू किया CAA कानून तो पाकिस्तान को अच्छे लगने लगे हिंदू समुदाय। होली वाले दिन पाकिस्तान ने कर दिया उनके लिए खास ऐलान। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पाकिस्तान ने ये पहली बार ऐसा बड़ा कदम उठाया हिंदू समुदाय को लेकर। साथ ही साथ क्या श्रीलंका भारत को दे रहा है धोखा। नेपाल के उप प्रधानमंत्री के बाद अब श्रीलंका के PM गुणवर्धन 6 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे चाइना। सारी जानकारियां बताएंगे कैसे कर्नाटक के मंत्री ने जहरीला बयान दिया है। बिगड़ते हुए बोल के साथ कहा मोदी मोदी के नारे लगाने वाले युवाओं को थप्पड़ मारना चाहिए। बताएंगे आखिर कर्नाटक इस मंत्री ने ऐसी बात क्यों की और इसके बाद क्या रिएक्शन रहा लोगों का, सब बताएंगे। बस आप वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। हमेशा की तरह और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का और भारतीय सेना का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का भी हिस्सा था, है और आगे भी रहेगा। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां भारत की दो टुक के बाद भी हरकतों से बाज नहीं आया चाइना। अरुणाचल प्रदेश पर फिर कर दिया दावा। अरुणाचल प्रदेश पर चीन ने दी है गीदड़ भभकी, कहा हम नहीं देते अरुणाचल प्रदेश को मान्यता। जी हाँ, चीन ने कहा है कि भारत जिसे अरुणाचल प्रदेश कहता है वो जंगनान क्षेत्र है। चीन ने दावा किया है कि जंगनान हमेशा से चीनी क्षेत्र रहा है। दोस्तों, चीन का जंगनान पर प्रभावी प्रशासनिक अधिकार रहा है। ये एक बुनियादी तथ्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता। भारत ने इस क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने सोमवार को यह बातें कही। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी के बयान के बाद लिन ने कहा है, जयशंकर जी ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अहम हिस्सा है और चीन का दावा एकदम बेबुनियाद, बेसलेस और झूठा है। जिसके जवाब में लिन जियान ने यह बात कही। दोस्तों, उसने कहा कि 1987 में भारत ने चीनी क्षेत्र पर कब्जा किया और तथा कथित अरुणाचल प्रदेश की स्थापना की। इस पूरे क्षेत्र पर भारत ने अवैध रूप से कब्जा किया था और इसके खिलाफ उस समय भी चीन ने तुरंत एक बयान जारी किया था। चीन ने जोर देते हुए कहा था कि भारत का कदम अवैध और अमान्य है। चीन ने उस समय यह कहा था कि आज भी इस मामले पर बीजिंग का रुख अपरिवर्तित है। लिन ने कहा कि भारत के अवैध कब्जे से पहले अरुणाचल हमेशा से चीन का हिस्सा रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा कभी तय नहीं हुई है। एक महीने में यह चौथी बार है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे की बात दोहराई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने शनिवार को विदेश मंत्री जयशंकर जी के दावे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यह खोखला दावा किया है कि वो अरुणाचल प्रदेश को मान्यता देता ही नहीं है। वो जगह है और क्षेत्र का नाम जंगनान है जो कि हमारा क्षेत्र है, ऐसा चाइना कह रहा है। और ये बार बार भारत के समझाने के बाद भी एक ही रट लगाए हुए है दोस्तों, लगातार एक ही बात कह रहा है कि अरुणाचल को हम मान्यता नहीं देंगे। बहरहाल दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि एक बार को पाकिस्तान के साथ कश्मीर वाला मुद्दा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन चीन जो अपना बिहेवियर दिखा रहा है, लग नहीं रहा कि वो भारत को कभी चैन से बैठने देगा, क्योंकि भारत को बार बार पोक करने की कोशिश करता है चाइना ऐसे बयान देकर। वो चाहता है कि भारत उसको प्यार की भाषा से जवाब ना देकर दूसरे भाषा से जवाब दे और यही कारण है कि वो बार बार ऐसी बातें कहता है। बहरहाल दूसरी भाषा का मतलब आप समझ ही गए होंगे। आप लोग जो भी कहना चाहें कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, क्या जवाब देना चाहेंगे चाइना को अरुणाचल प्रदेश वाले मुद्दे पर। नेक्स्ट खबर बता दें, ऑस्ट्रेलिया में मोदी फॉर 2024 अभियान हुआ शुरू। लोग खुद को बता रहे मोदी का परिवार। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया से बड़ी खबर। ऑस्ट्रेलिया में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने समुदाय के सदस्यों के लिए मोदी फॉर 2024 शीर्षक से एक अभियान शुरू किया, जिसमें देश के 7 प्रमुख शहरों और महत्वपूर्ण स्थलों को शामिल किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य भारत में लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेतृत्व वाले राजग के लिए विदेशी समर्थन जुटाना है। ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न शहरों में विकासात्मक नीतियों के लिए जबरदस्त समर्थन मिला। वहां पर लोगों ने खुद को मोदी का परिवार का हिस्सा बताया। इससे पहले भाजपा ब्रिटेन के ओवरसीज फ्रेंड्स ने लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के लिए अटूट समर्थन दिखाने के लिए लंदन में एक कार रैली का भी आयोजन किया था। जी हाँ, यानी कि ये मोदी का परिवार वाला ट्रेंड दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिला, जहां पर ऑस्ट्रेलिया में मोदी सपोर्टर्स ने मैं हूं मोदी का परिवार जैसे नारे भी लगाए। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, बताइएगा जरूर। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आपसे यही है हमारा कि 2024 में आप लोग किसको एज अ PM देखना चाहेंगे, कौन होगा आपके हिसाब से? अगर आप प्रधानमंत्री कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। नेक्स्ट खबर बता दें, $50 लाख भेजो बांग्लादेशी जहाज MV अब्दुल्ला के क्रू को छोड़ने के लिए समुद्री डाकुओं ने मांगी ये कहते हुए फिरौती। बता दें, जहाज MV अब्दुल्ला के बंदी बनाए गए 23 बांग्लादेशी क्रू मेंबर की रिहाई के लिए समुद्री डाकुओं ने $5 मिलियन की फिरौती मांग की है। बांग्लादेशी ध्वज
ध्वज वाले जहाज को इस महीने की शुरुआत में मोजाम्बिक से यूएई जाते समय समुद्री डाकुओं ने अगवा कर लिया था। इस जहाज को समुद्री डाकू सोमालिया ले गए थे। बांग्लादेश के मालवाहक जहाज के चालक दल के 23 सदस्य अभी भी सोमालिया के समुद्री लुटेरों के कब्जे में है। बंधक बनाए गए नाविकों के चिंतित परिवार के सदस्यों ने सभी की रिहाई के लिए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। हिंद महासागर क्षेत्र में इस बांग्लादेशी मालवाहक जहाज का अपहरण करने के बाद इसे सोमालिया तट की ओर लेकर जाया गया। हाल के महीनों में सोमाली समुद्री डाकुओं की ओर से जहाज को निशाना बनाने की सबसे नई घटना है। बांग्लादेश का झंडा लगा ये एक व्यापारी जहाज, जिसका उपयोग बड़ी मात्रा में माल वाहन परिवहन के लिए किया जा रहा था। जी हां, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, मोदी सरकार ने लागू किया CAA तो पाकिस्तान को अच्छे लगने लगे हिंदू, होली पर कर दिया खास ऐलान। बता दें, पाकिस्तान में विभाजन के वक्त हिंदुओं की तादाद 23% थी, जो अब घटकर 2% से भी कम रह गई है। पिछले 77 सालों में वहां के कट्टरपंथी संगठनों ने डरा धमकाकर काफी सारे हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया, जबकि कुछ हिंदू भारत और दूसरे देशों में चले गए हैं। अब जब मोदी सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के पीड़ित गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने के लिए CAA लागू कर दिया है, तो अचानक पाकिस्तान के नेताओं को अपने मुल्क के हिंदू अच्छे लगने लगे हैं। अपने देश के हिंदुओं पर घड़ियाली प्यार दिखाते हुए पाकिस्तानी नेताओं ने होली पर न केवल खूब प्यार बरसाया बल्कि स्पेशल पैकेज देने तक का भी ऐलान कर दिया। जी हां, पाकिस्तानी पंजाब की मुख्यमंत्री और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने भी होली के अवसर पर हिंदू समुदायों को बधाई दी। इस मौके पर मरियम नवाज शरीफ ने प्रांत में बसे 700 हिंदू परिवारों के लिए एक स्पेशल होली पैकेज की घोषणा की। मुख्यमंत्री सचिवालय के अनुसार हिंदू समुदाय की खुशी को बढ़ाने के लिए होली पैकेज के तहत प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपए के चेक वितरित किए जाएंगे, ऐसा घोषणा किया है। दोस्तों, पंजाब की मुख्यमंत्री और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने, आपको बता दें कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी सोमवार को होली के अवसर पर देश के हिंदू समुदाय को शुभकामनाएं दी। पीएम शरीफ ने लोगों से विविधता को ताकत के रूप में मनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। शहबाज शरीफ ने अपने संदेश में कहा कि रंगों के त्योहार होली के शुभ अवसर पर मैं हिंदू समुदाय को शुभकामनाएं देता हूं। पाकिस्तानी होने के नाते हम अपने समाज की बहुजातीय, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक विशेषताओं पर गर्व करते हैं। शरीफ ने आगे कहा कि आइए हम सब इस दिन को अपनी विविधता को ताकत के रूप में मनाने का संकल्प लेते हैं। वसंत का आगमन हम सभी के लिए नई शुरुआत है, आशा और खुशियां लेकर आए, यही कामना है। उत्सव मनाने वाले सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं, ऐसा दोस्तों शुभकामनाएं दी गई है शहबाज शरीफ की तरफ से। तो वहीं जरदारी ने अपने होली मैसेज में कहा, ये उत्सव न केवल हिंदुओं के जीवन में बल्कि सभी लोगों की जिंदगी में शांति, समृद्धि और खुशियां लेकर आए। यहाँ तक कि बिलावल भुट्टो ने भी होली की शुभकामनाएं दी है। ऐसे में सोचने वाली बात दोस्तों यह है कि इससे पहले होली पर इतनी शुभकामनाएं पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा नहीं दिया गया, लेकिन जैसे ही भारत में CAA लागू हुआ, अचानक से पाकिस्तान का रुख बदल गया। और यह दिखाता है कि पाकिस्तान को पता है कि अब हिंदू समुदाय बड़े प्यार से भारत में नागरिकता हासिल कर सकते हैं, भारत लौट सकते हैं। जो पाकिस्तान रास नहीं आ रहा, पाकिस्तान समझ चुका है कि अब पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों को एक बेहतरीन रास्ता मिल चुका है भारत में नागरिकता हासिल करने का। ऐसे में ये लोग वापस भारत चले जाएंगे, हम नहीं चाहते कि ऐसा होने के बाद भारत फिर यूनाइटेड नेशन में अच्छे तरीके से लताड़ लगाएगा पाकिस्तान को। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो, नेक्स्ट खबर बता दें। नेपाल के उप प्रधानमंत्री के बाद अब श्रीलंका के PM गुणवर्धने 6 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे चाइना। जी हां, श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने अपनी 6 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर सोमवार को चीन पहुंचे। इस दौरान वो द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने को लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तथा प्रधानमंत्री ली कियांग के साथ बातचीत करेंगे। चीन के सरकारी मीडिया ने बताया कि गुणवर्धने के आगमन पर चीन के उप विदेश मंत्री एवं भारत में पूर्व राजदूत सन वेई दोंग ने उनका स्वागत किया। कथित तौर पर भारत की सुरक्षा चिंताओं के कारण कोलंबो द्वारा हम्बन टोटा बंदरगाह पर चीनी अनुसंधान जहाजों को बार बार यात्रा पर रोक लगाए जाने के बाद किसी श्रीलंकाई नेता की बीजिंग की यह पहली यात्रा होगी। उस समय कोलंबो के इस कदम पर चीन का असंतोष प्रकट करते हुए प्रतिक्रिया दी थी। हालांकि श्रीलंका ने इस महीने की शुरुआत में कहा कि वो ऐसे जहाजों पर 1 साल के प्रतिबंध के बावजूद विदेशी अपतटीय अनुसंधान जहाजों को अपने बंदरगाहों पर ईंधन भरने की अनुमति देगा। जी हाँ, आपको ये भी बता दें कि इससे पहले नेपाल के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ पद संभालने के बाद अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर रविवार रात को चीन के दौरे पर जाएंगे और इस दौरान वो अपने चीनी समकक्ष वांग के साथ भी बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बिना कोई विवरण दिए एक बयान में कहा कि वांग के निमंत्रण पर अपनी 9 दिवसीय यात्रा के दौरान वो अपने चीनी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और उच्च स्तरीय गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात करेंगे। बहरहाल ये वही देश है जिनको जरूरत पड़ती है तो
भारत याद आता है, गर्त में जाते हैं, अर्थव्यवस्था डूबती है तो भारत ही याद आता है और भारत ही उनको बचाता भी है, और जब ये ठीक ठाक हो जाते हैं तो फिर अकड़ दिखाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल श्रीलंका के इस दोहरे रवैये पर आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, कुरान पर इजरायली दूतावास ने किया आपत्तिजनक पोस्ट, सिंगापुर में मच गया बवाल। आखिर इजरायली एम्बेसी ने कुरान को लेकर क्या लिख दिया कि भड़क गया सिंगापुर, तुरंत हटवाई पोस्ट। दरअसल इजरायली दूतावास ने सिंगापुर सरकार के हस्तक्षेप के बाद उस आपत्तिजनक पोस्ट को फेसबुक से हटा दिया जिसमें कुरान का उल्लेख करते हुए एक राजनीतिक पक्ष रखने की कोशिश की गई थी। फेसबुक पेज पर रविवार 24 मार्च को यह पोस्ट डाली गई थी। कानून एवं गृह मंत्री के शान मुगम ने इसे इतिहास फिर से लिखने की आश्चर्यजनक कोशिश बताया और कहा कि यह पोस्ट असंवेदनशील, अनुचित और पूरी तरह से अस्वीकार है क्योंकि ये सिंगापुर में सुरक्षा एवं सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकती है। पोस्ट में कहा गया था कि मानचित्र, दस्तावेज और सिक्कों जैसे पुरातात्विक साक्ष्य से प्रदर्शित होता है कि यहूदी लोग इजराइल के मूल निवासी हैं। शान मुगम ने कहा यह पोस्ट इतिहास फिर से लिखने की एक आश्चर्यजनक कोशिश है। दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां पर गाजा में तुरंत बंद हो जंग, यूएनएससी में पास हुआ इस पर प्रस्ताव, लेकिन अमेरिका ने नहीं की वोटिंग। बता दें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा में इजराइल और फलस्तीनी समूह हमास के बीच 7 अक्टूबर से चल रहे युद्ध को तुरंत विराम और बनाए गए सभी बंधकों को बिना शर्त की रिहाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने कहा कि लंबे समय से प्रतीक्षित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और इसे जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने युद्ध विराम प्रस्ताव पारित करने में देरी के लिए हमास को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि हम प्रस्ताव की हर बात से सहमत नहीं थे, जिसकी वजह से अमेरिका ने वोटिंग नहीं की। जानकारी के मुताबिक मसौदा प्रस्ताव को जापान, माल्टा, अल्जीरिया, गुयाना, इक्वाडोर, लियोन, मोजाम्बिक, सिएरा, स्लोवेनिया, दक्षिण कोरिया और स्विट्जरलैंड सहित अंतर्राष्ट्रीय मंच के 12 गैर स्थायी सदस्यों ने आगे रखा था। जी हाँ, यानी कि रमजान में गाजा के लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है कि यूएनएससी में तत्काल युद्ध विराम का प्रस्ताव पारित हो गया। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, जहाज पर पानी की बौछार करने के मामले पर फिलीपींस हुआ सख्त, चीनी राजदूत को किया तलब, कही ये बात। जी हाँ, दक्षिण चीन सागर में वाटर कैनन हमले को लेकर फिलीपींस ने चीन के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। फिलीपींस ने आरोप लगाया कि चीनी तटरक्षक बल की इस हरकत से उसके 3 सैनिक घायल हो गए थे। सोमवार को फिलीपींस ने चीन के राजदूत को इस मामले पर अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है। फिलीपींस के विदेश विभाग ने एक बयान में कहा कि दक्षिण चीन सागर में दूसरे थॉमस शॉल के पास फिलीपींस मिशन के खिलाफ चीन के तटरक्षक और चीनी समुद्री लड़ाकों द्वारा की गई आक्रामक कार्रवाइयों के खिलाफ कड़ा विरोध व्यक्त किया। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बताते हैं, जिद छोड़ो, भारत से मतभेद सुधारो। जी हाँ, मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू को मिली सलाह। जी हाँ, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को अपनी जिद छोड़कर आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए पड़ोसी देश भारत से बातचीत करनी चाहिए। यह बात भारत के किसी नेता ने नहीं बल्कि खुद मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली ने कही है। सोली की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को दुनिया भर में चीन समर्थक नेता के तौर पर देखा जा रहा है। इब्राहिम सोली ने भारत से मालदीव को कर्ज चुकाने के लिए कुछ राहत देने की भी अपील की है। सोली ने आगे कहा, मैंने मीडिया रिपोर्ट्स देखी है जिससे पता चलता है कि मुइज़ू कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए भारत से बात करना चाहते हैं। बता दें कि सितंबर 2023 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 45 साल के मुइज़ू ने 62 साल के सोली को हरा दिया था। मालदीव की मीडिया से चर्चा करते हुए सोली ने कहा कि मालदीव के सामने जो आर्थिक चुनौतियां खड़ी हुई हैं, उसमें कहीं भी भारत के कर्ज का रोल नहीं है। मालदीव पर चीन का 18 बिलियन मालदीवियन रुपया का कर्ज है, जबकि भारत का महज 8 बिलियन मालदीवियन रुपया का। भारत के मामले में मालदीव का 25 साल के अंदर भुगतान करना है। हालांकि मुझे लगता है कि हमारे पड़ोसी हमारी मदद करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें जिद छोड़नी होगी और बातचीत करनी होगी। ऐसी कई पार्टियां हैं जो हमारी मदद कर सके, लेकिन मुइज़ू समझौता ही नहीं करना चाहते। जी हाँ, ऐसे में इब्राहिम सोली ने यह बहुत बड़ी सलाह मुइज़ू को दी है कि भारत के साथ दुश्मनी रखकर तुम्हारा कभी फायदा हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट खबर बता दें, अर्जेंटीना का चीन को बहुत बड़ा झटका, अमेरिका का F-16 जेट खरीदने का किया ऐलान। जी हाँ, अर्जेंटीना ने चीन के साथ महत्वपूर्ण संबंधों के बावजूद ड्रैगन को बहुत बड़ा झटका दिया है। अर्जेंटीना ने अमेरिकी मूल का सेकंड हैंड F-16 फाइटर जेट खरीदने का फैसला किया। रिपोर्ट के मुताबिक उसने चाइना के 5th जनरेशन फाइटर जेट JF-17 थंडरबर्ग 3 की खरीद को खारिज कर दिया है। साथ ही साथ रशिया ने 5 दिन में तीसरी बार कीपर की बड़ी बमबारी, अन्य शहरों पर भी हमले किए तेज। जी हाँ, रशिया ने सोमवार को 5 दिनों में तीसरी बार यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलें दागी। रशिया ने इसके साथ ही यूक्रेन के विभिन्न शहरों पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं, जबकि युद्ध में अग्रिम मोर्चों पर काफी हद तक शांति बनी हुई है। यूक्रेन की बचाव सेवा ने बताया कि देश की राजधानी पर किए
किए गए हमले में 9 लोग घायल हुए हैं और पेचेर्स्की जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। यूक्रेन की राष्ट्रीय पुलिस ने बताया कि मिसाइल के मलबे में ने 2 जिलों में घरों और एक अन्य जिले के एक स्थानीय कॉलेज जिम को क्षतिग्रस्त कर दिया। कीव शहर सैन्य प्रशासन के प्रमुख सेर्ही पोपको ने बताया कि रशिया ने दिन में कब्जे वाले क्रीमिया प्रायद्वीप से कीव पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, लेकिन दोनों को शहर के ऊपर हवा में ही निष्क्रिय कर दिया गया था। तो वहीं अगली खबर आपको बता दें, भारत का उद्देश्य शांति सद्भावना को बढ़ाना है। जी हां, जिनेवा में IPU के सम्मेलन में बोले राज्यसभा के उप सभापति। जी हां, जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ के 148वें सम्मेलन की महासभा में राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह ने शिरकत की। वो सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। गौरतलब है कि पहले सेशन के दौरान पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने भारत के खिलाफ लगातार की जा रही बेतुकी बयानबाजी को खारिज कर दिया। तो वहीं भारत का उद्देश्य शांति सद्भावना को बढ़ाना जैसा बयान दिया। अगली खबर बता दें, बहुत बड़ी खबर अल जजीरा की कहानी, जिसमें दावा किया गया है कि इजरायली सैनिकों ने अल शिफा अस्पताल के अंदर बलात्कार किया था। फर्जी निकली वो खबर। फर्जी खबरों का लक्ष्य देश के उत्साह और भाईचारे को जगाना था। अल जजीरा ने इजराइल के खिलाफ फर्जी रिपोर्ट को चुपचाप हटा दिया। अल जजीरा के स्तंभकार और पूर्व प्रबंधक संपादक यासर अब्दुल्लाहाई ने स्वीकार किया है कि हमास की जांच से पता चलता है कि अल शिफा में महिलाओं के साथ रेप की कहानी मनगढ़ंत थी। जी हाँ दोस्तों, आखिर एक मीडिया होने का था अल जजीरा का गलत खबर और फेक न्यूज फैलाना, आखिर इसके पीछे बड़ा एजेंडा क्या हो सकता था, इसका बताइएगा जरूर जो भी आपको लगता हो। लेकिन इजराइल काफी ज्यादा खासा नाराज दिखाई दिया है अल जजीरा से। नेक्स्ट खबर बता दें, जयशंकर जी का बड़ा बयान, कहा अब भारत हिंद और प्रशांत में शामिल, लेकिन यह कहानी सिंगापुर से हुई शुरू। जी हाँ, सिंगापुर में विदेश मंत्री जयशंकर जी ने अपने संबोधन में स्वतंत्रता संग्राम के दिनों के भारत सिंगापुर संबंधों का जिक्र किया, जब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की और दिल्ली चलो का आह्वान किया। जयशंकर जी ने कहा कि नेताजी हमारे पूरे देश के लिए एक प्रत्यक्ष प्रेरणा बने हुए हैं। जयशंकर जी ने यह बात तब कही जब वो नेताजी पर सिंगापुर में बनी लघु फिल्म की स्क्रीनिंग में लगभग 1500 भारतीय प्रवासी सदस्यों के साथ शामिल हुए। तो वहीं आपको बता दें, किम जोंग उन ने किया अपनी टैंक यूनिट का निरीक्षण, सेना को दिया खास संदेश। जी हाँ, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने एक टैंक अभ्यास का निरीक्षण किया और दक्षिण कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के मद्देनजर अपने सशस्त्र बलों को युद्ध की तैयारी करने के लिए प्रोत्साहित किया। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने सोमवार को यह जानकारी दी। किम ने रविवार को अपने शीर्ष टैंक समूह सियोल रयू कयांग सू गार्ड्स 105 हैवी टैंक डिवीजन के दौरे के दौरान ये टिप्पणी की। इसका नाम बताता है कि ये 1950 में दक्षिण कोरियाई राजधानी तक पहुंचने वाली पहली उत्तर कोरियाई सैन्य इकाई थी, जब उत्तर कोरिया के अचानक हमले से युद्ध छिड़ गया था और वो युद्ध लगभग 4 वर्षों तक चला था, जिसके नाम पर रखा गया इन मिसाइलों का यूनिटों का नाम। साथ ही साथ अगली खबर बताते हैं, पाकिस्तान की निकल गई हेगड़ी, अब भारत से लगा रहा लगातार गुहार। जी हाँ, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि देश की नई सरकार स्थानीय व्यापारियों की मांगों के सम्मान में भारत के साथ व्यापार संबंधों को फिर से शुरू कर सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक डार ने अपने यूके यूरोप यात्रा के अंत में यह बयान दिया। डार का यह बयान ऐसे समय आया है जब पिछले दिनों प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर बधाई संदेश के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली का मानना है कि मेल मिलाप के बारे में विचार करने से पहले पाकिस्तान को पहले भारत में अपने उच्चायुक्त को बहाल करना होगा। जी हाँ, डार नवाज के भरोसेमंद सहयोगी है। उनकी बेटी की शादी विदेश मंत्री के बेटे से हुई है, लेकिन हालांकि भारत ये देखने के लिए इंतजार करेगा कि पिछली शरीफ सरकार के साथ अपने अनुभव को देखते हुए 4 बार के वित्त मंत्री की टिप्पणियों को सेना का समर्थन प्राप्त है भी या नहीं। साथ ही विदेश मंत्री इशाक डार ने डेविड कैमरन से की फोन पर बात, PIA की उड़ानों को फिर से शुरू करने पर की चर्चा। जी हाँ, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने सोमवार को अपने ब्रिटिश समकक्ष डेविड कैमरन के साथ फोन पर बातचीत की। इस दौरान इशाक डार ने ब्रिटेन के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA की उड़ानों को जल्द से जल्द फिर से बहाल करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, मोदी के नारे लगाने वाले युवाओं को थप्पड़ मारना चाहिए। जी हाँ, कर्नाटक के मंत्री ने ये कहते हुए वाकई में तहलका मचा दिया कर्नाटक में। जी हाँ, कोप्पल में चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेसी नेता शिवराज एस तंगदागी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक जनसभा में बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, क्या उन्होंने दिया? उन्हें शर्म आनी चाहिए। उनके जो युवा समर्थक मोदी का नारा लगाते हैं, उन्हें थप्पड़ मारना चाहिए। कोप्पल जिले के करातगी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए नेता शिवराज एस तंगदाजी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से सब कुछ झूठ के आधार पर चलाया गया है, इसीलिए उन्हें लगता है कि वे अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री बन सकते हैं। पीएम मोदी ने भारत में 100 स्मार्ट शहरों का भी वादा किया था। वे कहाँ गए? एक का नाम बताइए। वो स्मार्ट है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, वो स्मार्ट भाषण देते हैं, वो अपना पहनावा बदलते रहते हैं, फिर उनका एक स्टंट सामने आता है, वो समुद्र की गहराई में चले जाते हैं और वहाँ पूजा करते हैं। क्या एक प्रधानमंत्री को इस तरह का काम करना चाहिए? ये बयान दोस्तों
कर्नाटक के इस मंत्री ने दिया है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक के इस कांग्रेसी मंत्री का ध्यान कर्नाटक के लोगों पर नहीं बल्कि केंद्र की मोदी सरकार पर है। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, मियां मुसलमानों पर हिमंत बिश्व शर्मा की शर्त सुनकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी वफादारी के सबूत मांगने वाले बयान पर भड़क उठे। जी हाँ, मियां मुसलमानों को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने एक दिन पहले स्वदेशी टिप्पणी की थी। शर्मा ने कहा था कि उन्हें बंगला मुसलमानों को स्वदेशी कहने के कोई परहेज नहीं, बशर्ते वे बहुविवाह और बाल विवाह की धारणा छोड़ दें। अब शर्मा के बयान को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तीखा हमला बोला है। बंगाली भाषी मुसलमानों को मियां मुसलमान के नाम से जाना जाता है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि बंगाली भाषी मुसलमान पहले ही भारत के लिए स्वदेशी हैं। वफादारी के लगातार सबूत मांगने वाले वो कोई नहीं है, वो ये सिर्फ कट्टरता और नस्लवाद का नग्न प्रदर्शन है। जी हाँ, आपको बता दें, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा था कि उनकी सरकार को प्रवासी मुसलमानों को स्वदेशी कहने से कोई समस्या नहीं है, जब तक ये बाल विवाह बहु विवाह और समाप्त कर दें और अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। हिमंता ने कहा था कि मैंने अप्रवासी मुस्लिम लोगों से हमेशा कहा है कि उनकी सरकार को स्वदेशी होने से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उन्हें 2 या 3 बार शादी नहीं करनी चाहिए। ये असम के लोगों का रिवाज नहीं है। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, कंगना रनौत पर विवादित पोस्ट के बाद घिरी सुप्रिया श्रीनेत देनी पड़ गई सफाई। जी हाँ, कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक जुड़े पोस्ट को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि भाजपा का मंडी से लोकसभा टिकट पाने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत पर सुप्रिया श्रीनेत ने विवादित टिप्पणी और पोस्टरबाजी की है। हालांकि कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का दावा है कि उनके नाम से सोशल मीडिया में कई पैरोडी अकाउंट है जिससे ऐसी घिनौनी हरकतें की गई हैं। इस बीच महिला आयोग हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट मामले पर चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा गया। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, अनिल विज का छलका दर्द, कहा मुख्यमंत्री बदले जाने की नहीं थी उनको जानकारी, इस बात का दुख है मुझे। जी हाँ, हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल विज ने कहा कि मुझे ये जानकारी नहीं थी कि आज मुख्यमंत्री बदलना है। ये सारा खेल मनोहर लाल का है और उन्हें ही इसकी जानकारी होगी। वरिष्ठ मंत्री होने के बाद भी मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, इस बात का मुझे दुख है। अनिल विज रविवार को वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर योगेश बिदानी के आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, कर्नाटक MLA जनार्दन रेड्डी की बीजेपी में हुई वापसी, किसी पद की जरूरत नहीं, बस मोदी के समर्थन के लिए आया हूं। बता दें, खनन कारोबारी और कर्नाटक राज्य प्रगति पक्ष यानी KRPP के एकमात्र विधायक जनार्दन रेड्डी सोमवार को पार्टी नेता BS येदियुरप्पा और राज्य भाजपा अध्यक्ष VY विजेंद्र की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए। उनकी पत्नी और राजनेता अरुणा लक्ष्मी भी आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गई। जनार्दन रेड्डी ने कहा, आज मैं अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय करके बीजेपी में शामिल हो गया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तीसरी बार मोदी का समर्थन करने के लिए अपने घर वापस आया हूँ। मैं बिना किसी शर्त के पार्टी में शामिल हुआ, मुझे किसी पद की आवश्यकता नहीं। ऐसे में क्या सारे नेता ऐसे होते हैं दोस्तों, इतने क्लीन और ऑनेस्ट बात कहने वाले। नेक्स्ट खबर बता दें, वायनाड सीट पर राहुल गांधी को टक्कर देंगे बीजेपी के ये दिग्गज नेता। CPI की एनी राजा मुकाबला बनाएंगी दिलचस्प। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर वायनाड लोकसभा सीट चर्चाओं में है। वायनाड लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। वायनाड सीट से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी का दिग्गज नेता के सुरेंद्रन टक्कर देंगे। के सुरेंद्रन केरल भाजपा अध्यक्ष भी हैं। वहीं इस सीट पर CPI ने एनी राजा को प्रत्याशी बनाया है, जिससे इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। वर्तमान में कांग्रेसी नेता राहुल गांधी वायनाड लोकसभा सीट से सांसद है। जी हाँ, साथ ही साथ भाजपा को नारी शक्ति पर पूरा भरोसा, गोवा में पहली बार उतारी महिला प्रत्याशी। जी हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के शक्ति को लेकर दिए गए बयान को भुनाने में लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनसभाओं के दौरान कहा कि कांग्रेसी शक्ति को विनाश करना चाहती है, लेकिन वो नारी की पूजा करते हैं। भाजपा ने अब तक लोकसभा चुनाव के लिए 402 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। सूची में साफ देखा जा सकता है कि नए चेहरों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल है। गोवा में पहली बार भाजपा ने किसी महिला प्रत्याशी को टिकट दे दिया है। अगली खबर बता दें, होली के जोश में भूल ना जाए 31 मार्च की डेडलाइन, टैक्स बचाने का लास्ट चांस, मौका चूके तो देना पड़ेगा दुगना लगान। जी हाँ, 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है। वहीं 31 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 खत्म हो जाएगा। 31 मार्च को न केवल वित्तीय वर्ष 2023-24 खत्म हो रहा है, बल्कि इस तारीख को कई अहम कामों के लिए डेडलाइन खत्म हो रही है। निवेश टैक्स फाइलिंग, टैक्स सेविंग जैसे कई फाइनेंशियल कामों की डेडलाइन 31 मार्च को खत्म हो रही है। ऐसे में बेहतर है कि किसी भी तरह की परेशानी या नुकसान से बचने के लिए डेडलाइन से पहले इन कामों को आप लोग खत्म अवश्य कर लें। कौन कौन से काम वो हो सकते हैं आपको हमने स्क्रीन पर दिखा दिया, आप देख ही पा रहे होंगे। जैसे में अपडेटेड ITR की डेडलाइन क्या होगी, टैक्स बचाने का आखिरी मौका है ये। सेविंग प्लान में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की डेडलाइन है। तो वहीं फास्टैग की KYC भी बेहद जरूरी है। बाकी डिटेल में इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। साथ ही साथ ये तो भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी
अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।